नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है मसला का। मसला में आज हम बात करेंगे देश और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच लोगों की ओर से बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर। हरियाणा से लेकर यूपी तक घोर लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है, जिससे कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई कमजोर पड़ रही है। तीसरी लहर में लोग इतने लापरवाह हो गए हैं कि ना तो उन्हें अपनी जान की परवाह है और ना ही दूसरों की जान की परवाह वो कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या लोग कोरोना को अब हल्के में लेने लगे हैं? क्योंकि पहली और दूसरी लहर में देश ने जो सामूहिक लड़ाई लड़ी थी और उसी की बदौलत हम जीते भी, लेकिन तीसरी लहर में ये एकजुटता क्यों नहीं दिख रही है? जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं वो न केवल अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि दूसरों की जान के भी दुश्मन बन बैठे हैं। तो सवाल यह भी है कि आखिर हम कब सुधरेंगे? आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में कोरोना बेलगाम हो रहा है। ओमिक्रॉन के मामले डरा रहे हैं। बीते 24 घंटे में देश में 2,64,000 से ज्यादा मामले सामने आए। पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 14.78% पर जा पहुंचा है। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी 5,753 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हरियाणा में कोरोना की बेकाबू रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ जहाँ पहले 19 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया था, वहीं अब प्रदेश के सभी 22 जिलों को सरकार ने रेड जोन में शामिल कर लिया है और सख्त पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं। बहुत से कम कर रहे हैं। हमने ऑफिस जितने हैं उनमें भी 50% की हाजिरी कर दी है। मॉल जो हैं वो भी 50% की हाजिरी पर खुलने चाहिए। बाजार शाम को 6 बजे बंद होने चाहिए। जितना आवश्यक है उतने गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया है। बहुत अधिक प्रतिबंध लगाते हैं तो जैसा पहली लहर में हमने देखा कि आर्थिक तौर पर भी एक प्रकार से सारा चक्र रुक जाता है और आर्थिक चक्र रुकने से सामान्य परिवार बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। ये हमने पहले फेज में करके देख लिया है और अब चूँकि जितना आवश्यक है उतना अपनी दूरी बनाकर रखें, मास्क लगा कर रखें, बाकी सब चीज़ें बचाव के जो काम हैं वो उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। एकदम प्रतिबंध लगा करके चलना शायद वो सामाजिक व्यवस्था में। हालांकि सरकार लोगों की आजीविका का ध्यान रखते हुए थोड़ा नरमी भी बरत रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों की लापरवाही अगर इसी तरह से जारी रही तो सरकार को सख्त पाबंदियां लागू करने पर मजबूर होना पड़ेगा। हरियाणा में लापरवाही का आलम देखिए। बेशक सरकार ने धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन रेवाड़ी जिले के गांव किशनगढ़ बालावास में मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ उमड़ी और जमकर ठुमके भी लगे। 2 गज की दूरी है, वो भी प्रोटोकॉल के अधीन ही काम कर रहे हैं। हमने देखा सरपंच साहब किसी के चेहरे पे मास्क नहीं है। मास्क ये राजीव, मैं तो ये आपके सार्वजनिक स्थानों पर 50 लोग ज्यादा इकट्ठा हो नहीं सकते। देखो काफी लंबा चौड़ा ग्राउंड है। इस ग्राउंड में 50 की आप एवरेज निकालोगे तो 50 भी एक जगह इकट्ठा भी नहीं आओगे। मुश्किल से 3-4 आदमी ही कहीं ना कहीं नजर आएंगे। गेट पे सैनिटाइजर्स लगा रखे हैं और आने जाने वाले का इतना ख्याल रखें। लगभग 2-2 फुट की दूरियां हैं। ये अब थोड़ा दोपहर का टाइम है, इसलिए ज्यादा भीड़ हो गई। ये लापरवाही सिर्फ रेवाड़ी तक ही सीमित नहीं है। गुरुग्राम में वाहन चालक सवारियों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं, वो भी तब जब गुरुग्राम प्रदेश में कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। फतेहाबाद में भी नौनिहालों की जान को खतरे में डाला गया और उन्हें स्कूल बुलाया गया। हरियाणा से लेकर यूपी तक घोर लापरवाही की इंतहा देखी जा सकती है। समाजवादी पार्टी ने आज डिजिटल रैली के नाम पर खूब भीड़ जुटाई। अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान अखिलेश यादव ये भूल ही गए कि कोरोना नाम की भी कोई महामारी देश में है। बहरहाल देश और प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का जमकर माखौल उड़ाया जा रहा है। नेता हो या आम लोग खूब लापरवाही बरती जा रही है, जिससे ये सवाल उठता है
कि देश में ये क्या हो रहा है। आखिर कब सुधरेंगे हम? खुद की और दूसरों की जान को खतरे में डालना कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। तो बिल्कुल यही आज हमारी चर्चा का विषय है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार देश के ऊपर मंडरा रहा है। अब 2,67,000 से ज्यादा मामले एक दिन के अंदर सामने आना वाकई में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन लोग किस तरीके से लापरवाह हो रहे हैं, ये एक अपने आप में गंभीर विषय है और इसी को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, सबसे पहले उनसे आपको हम परिचय करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, जो कि एक्स डीजी हेल्थ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। वंदना पोपली जी, बीजेपी के प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। और इसके साथ ही महिमा सिंह, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आते हुए, आप देख रहे हैं किस तरीके से देश के अलग अलग इलाके से, अलग अलग कोने से किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चाहे हम हरियाणा की बात करें या फिर हम यूपी की। इस लापरवाही को आप कैसे देख रहे हैं और इसकी गंभीरता को बताइए आज लोगों को कि कितना खतरनाक ये हो सकता है, वो भी ऐसे समय में जब 2,67,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की संख्या भी देश में 5,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। हरियाणा में भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब के बीच ये लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है सर, बताइए, इसकी गंभीरता को बताइए लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूं मकर संक्रांति की, आपके माध्यम से सभी दर्शकों को। दूसरी मुबारक आपको इस बात की कि आप लगातार रोज प्रसार कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो। ये काम वैसे सरकार का है, लेकिन मीडिया और खास तौर से हर खबर इसको बखूबी अच्छी तरह निभा रहा है कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हो। बहुत अच्छी बात है। अब रही बात कि लोग लापरवाह क्यों हैं, उसके दो कारण है मोटे। पहला कारण तो ये है, हमारे नेता और अफसर जो है ना, वो कहते कुछ है और करते कुछ है। तो आदेश तो जारी हो जाते हैं, गाइडलाइन जारी हो जाती है, लेकिन वो आदेश और गाइडलाइन जारी करने वाले अफसर ही बेकार की मीटिंगें बुलाते हैं। जिन मीटिंगों की जरूरत नहीं, ऐसी मीटिंगें बुलाते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो कोई आमने सामने बैठ के तो बात नहीं कर रहा। इस प्रकार अफसरों को जितनी मीटिंगें बुलानी है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टूडियो बने हुए हैं, सिस्टम बना हुआ है, बहुत अच्छी सुविधा है। उनको मीटिंगें बुलाने की कोई जरूरत नहीं, चाहे चीफ सेक्रेटरी ने बुलानी हो, चाहे डीसी ने बुलानी हो, चाहे सीएम ने, चाहे मंत्री ने बुलानी हो, सभी मीटिंगें ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑफलाइन मीटिंग बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। और आमतौर पे मजाक की बात यह है कि मीटिंग बुलाई जाती है, उसमें कहा जाता है कि मीटिंगें ना करो, बंद कमरे में मीटिंग रखो। खुद आप बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हो। कोई मीटिंग अगर होनी भी है तो खुले में, लॉन में होनी चाहिए। और उसमें चाय पार्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, खाना पीना चाय बिल्कुल नहीं। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है, खुद उनको मास्क पहनना है, खुद सोशल डिस्टेंस रखनी है। आमतौर पे लोग देखते हैं कि स्टेज के ऊपर 6 लीडर बैठे हैं, 10 लीडर बैठे हैं, 1-1 फुट पे बैठे हैं और 1-1, 2-2 घंटा प्रोग्राम चलता है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि फोटो जब खिंचाई थी उस टाइम उन्होंने मास्क उतार दिया। लेकिन जब लोग देखते हैं लाइव प्रोग्राम चल रहा है आधा घंटा 1 घंटा और लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए और सरेआम वो धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो नियम है, जो प्रोटोकॉल है या जो निर्देश है, तो जब तक उनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के वाला काम चलेगा, बोलने को तो कहते रहोगे। वो एक पुरानी कहावत है कि कोई मेहमान आ गया घर में, उसको कहा भी 3 चाय ले आना, 3 चाय ले आना। ऐसे ऐसे करता रहा, अभी चाय लानी नहीं है, कहना है सिर्फ। तो कहने को तो आप कहते हो, वो लोगों में एक कहावत शुरू हो गई है कि दिन में रैली रात को कर्फ्यू। तो उससे इंप्रेशन बहुत गंदा जाता है, खराब जाता है। और गाइडलाइन ऐसी होनी चाहिए जो आसानी से मानी जा सके। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी कर दोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। और एक छोटे स्कूटर वाले का चलान, डॉक्टर सतवीर जी, आज मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, मुख्यमंत्री को आज हम सुन रहे थे, जिनका ये कहना था जी, हो सकता है आपने भी उनको सुना हो जी। डॉक्टर सतवीर जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि भाई अभी तो हमने सख्त पाबंदियां लगाई नहीं है। वो बात अलग है कि हमने हरियाणा के सभी जिलों को रेड जोन में डाल दिया है, लेकिन सख्त पाबंदियां हमने अभी भी नहीं लगाई हैं। और इसकी वजह उनका ये कहना है कि भाई लोगों की जो आर्थिकी को जो नुकसान पहुंचता है, लोगों को आर्थिक तौर पर जो नुकसान पहुंचता है, वो नहीं होना चाहिए। उसको भी सरकार ध्यान में रख रही है और इसीलिए हम बहुत ज्यादा कड़े प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। नहीं, ये लकीली ये जो वायरस है ये उतना जानलेवा नहीं है जितना सेकंड वेव में था। सेकंड वेव में अगर इतने केस हुए होते तो अब तक ऑक्सीजन के लिए, बेड के लिए बुरा हाल हो जाता। लेकिन क्योंकि ये वायरस उतना खतरनाक नहीं है, 1000 लोगों पे, 1500 लोगों पे एक डेथ होती है,
ये क्योंकि जानलेवा कम है इसलिए लोग थोड़े से लापरवाह हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि 2000 केस हुए, उनमें से या 1500 केस हुए जिसका आदमी मर गया है, जिसका आदमी सीरियस हो गया, और वो भी उम्र उसकी 30 से 50 साल के बीच में है, तो उसका सोचो क्या हाल है। तो लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि ये तो सिंपल जुकाम है, इससे कुछ नहीं होगा। नॉर्मल आदमी में ठीक है सिंपल जुकाम हो, लेकिन जिसमें हो गया, जिसमें प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, तो उसके लिए तो जान चली गई ना। तो इसलिए इसको सीरियसली लेना बहुत जरूरी है। जिस मंडी में, जिस मॉल में प्रोटोकॉल नहीं माना जाता, कहना नहीं माना जाता, तरीका यही है कि मॉल बंद कर दो, उस मंडी को हफ्ते के लिए बंद कर दो चारों तरफ से। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं लौटूंगा आपके पास जी। और मिशन ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अब डिप्टी कमिश्नर एसडीएम की क्या हिम्मत है कि मंत्री को या किसी नेता को वो रोक दे जी। अब छोटे मोटे स्कूटर वाले का चलान कर देंगे, किसी आम आदमी का चलान कर देंगे, आपने मास्क नहीं पहना हुआ होना ही जाए या कोई सीनियर अफसर जाए, जाकर के रैली बंद करवाए। अगर आप रैली में या किसी भी फंक्शन में कहीं भी 50 से ज्यादा आदमी इकट्ठे हैं, अगर डायरेक्शन है 50 से ज्यादा आदमी नहीं होने चाहिए, जहां 60 आदमी है, एक बार एग्जाम्पलरी पनिशमेंट करेंगे तभी बात बनेगी। अब बंगाल चुनाव में हमने अच्छी तरह देखा है, ना तो किसी अफसर की हिम्मत है कि ममता बनर्जी या उसके मंत्रियों को रोक ले, की हिम्मत है कि अमित शाह को या उसके मंत्रियों को रोक ले, तो कौन अफसर रोकेगा। इलेक्शन कमीशन कहने के लिए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन वो टीएन सेशन वाले, लिंगदो वाले या एसवाई कुरैशी के इलेक्शन कमीशन कुछ करेगी। अब तो ऐसा जमाना आ गया कि इलेक्शन कमीशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पूरी इलेक्शन कमीशन जाके बैठ जाती है और वहां से जाकर के जारी करती है डेट्स। तो जब इलेक्शन कमीशन ऐसी होगी तो कैसे काम चलेगा। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये पॉइंट आपने सही उठाया है और जारी करने से कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सतवीर जी, मैं लौटूंगा आपके पास। वंदना पोपली जी, मैं आपके पास आते हुए मैम, और सीधा सवाल मेरा आपसे यह है, जो डॉक्टर सतवीर जी कह रहे हैं, बहुत गंभीर बात उन्होंने की है कि भाई गाइडलाइंस को बना देना और उन गाइडलाइंस का आप इंप्लीमेंटेशन करवाना, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। गाइडलाइंस तो आपने बना दी हैं, लेकिन क्या प्रदेश में उनका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है, क्या वो जमीनी तौर पर लागू हो रही हैं, वो एक बहुत बड़ा विषय है। लेकिन जिस तरीके से आज चाहे फतेहाबाद की बात करें, चाहे हम गुरुग्राम की बात करें, हम रेवाड़ी की बात करें, तमाम जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन किया जा रहा है, इसकी अवहेलना हो रही है। क्या कर रहा है वहां का प्रशासन, जिला प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? सवाल तो आपसे पूछा जाएगा ना, क्योंकि सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं। वंदना पोपली जी। जी अमित जी, मैं भी अभी सुन पा रही थी डॉक्टर सतवीर जी को, और मैं ये मानती हूँ कि जब एक आप चैनल पर बैठते हैं तो आपकी जवाबदेही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको पूरी जनता सुन रही होती है, तो आपके शब्दों के मायने होने चाहिए। जब आप कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठकर सब कुछ डिसाइड करता है, तो मुझे लगता है कि जब आप चैनल पर बैठते हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, आप क्या छवि प्रस्तुत करना चाह रहे हैं लोकतंत्र की। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जो है दूसरी पार्टीज लगाती हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कम से कम आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्दों की गरिमा है और उससे जो है किसी हमारे लोकतंत्र की भावना को ठेस नहीं पहुंचे। जहां तक आप बात कर रहे हैं, नहीं देखिए वंदना पोपली जी, आपकी बात भी अपनी जगह सही है, बात भी अपनी जगह सही है और मैं आपकी बात से काफी हद तक सहमत भी हूं। लेकिन देखिए ये हमें भूलना नहीं होगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस दरमियान हमने देखा था कि किस तरीके से विपक्ष की ओर से ये तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे उस दौरान भी, कि चुनाव आयोग का सत्ता पक्ष को लेकर अलग रुख है, हमें लेकर अलग रुख है। और अभी भी जब विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा था 5 राज्यों में, जिन विधानसभा जहां पर चुनाव होने विधानसभा के, जब इन चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा रहा था तो पत्रकारों ने यह सवाल पूछा चुनाव आयोग से कि भाई ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइंस को बना तो देते हैं चुनाव के लिए, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए आपका रुख कुछ और रहता है, विपक्ष के लिए आपका कुछ और रुख रहता है, वो नहीं होना चाहिए। तो वही मुझे लग रहा है बात यहां पर कह रहे थे डॉक्टर सतवीर जी। अमित जी, आपने कहा कि आप मेरी बात से सहमत हैं, तो मैं भी वही कह रही हूँ कि हमारे शब्दों की गरिमा जरूर हो सकता है कि आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन आरोप लगाना और उसको साबित करना, या आप उसको कहीं से मान रहे कि हाँ कि ये सब चीज हुई है या इलेक्शन कमीशन ने मान लिया या ऐसा कुछ आपके सामने आया हो, तब आप उसको कह सकते हैं। आरोप लगाना विपक्षी पार्टियों का काम है, तो राजनीति का काम है।
तो यहाँ पर आप एक जिम्मेदार सिटीजन के तौर पर बैठे हुए हैं। मैंने उस बात का कहा कि उस समय राजनीति आपके शब्दों में नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है मैं अपनी जगह बहुत ठीक हूँ। गरिमा जी बैठी है ना, वो खूब महिमा जी बैठी है, वो आरोप लगाएंगे बहुत ज्यादा, तो उनका तो काम यही है। सबसे पहले मैं आपकी ही बात कर लेती हूँ। आपने कोविड की यहाँ पर बात की कि बहुत सारे ऐसे जो है गाइडलाइंस दे दी जाती हैं, उसको फॉलो नहीं कराया जाता। मैं ये मानती हूँ अमित, हर जगह पुलिस नहीं हो सकती, हर जगह प्रशासन नहीं हो सकता, लेकिन हम बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। अभी आपने सुना कि मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी हमने ज्यादा स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्टली इसको नहीं लिया है। उसके पीछे कारण बहुत सारे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी आ रही है कि हम लगातार वैक्सीनेट हो रहे हैं। जो 15 से 18 के युवा है उनको भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है और बूस्टर डोज की बात चल रही है। तो भारत एक बहुत सही दिशा में चल रहा है। वैक्सीन से हम बचे रहेंगे। और अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जो आइसोलेशन पीरियड है उसको भी कम किया गया है। 14 दिन से 7 दिन तक कर दिया गया है। बहुत जल्दी लोग ठीक हो रहे हैं। केजरीवाल जी तो 3 या 4 दिन में ठीक होकर आ गए। उन्होंने 4 दिन पहले ट्वीट किया कि मैं कोरोना संक्रमित हूं और 4 दिन बाद बोले कि मैं ठीक होकर आपके बीच में वापस हूं। तो ये जो है गंभीरता इसकी कम है, लेकिन लापरवाही की कोई जगह नहीं है। मैं इस पूर्ण रूप से इस बात से सहमत हूं कि हम लापरवाह नहीं हो सकते हैं। माना कि ये जल्दी ठीक हो रहा है, लेकिन ये फेटल नहीं रहेगा या मारेगा नहीं। लेकिन वंदना पोबी जी, लापरवाही कम हो, लोग लापरवाही ना बरते हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिला प्रशासन की है ही ना, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेवारी हम सबकी कलेक्टिवली है, जिसमें सरकार और प्रशासन की सबसे ज्यादा है। और मुझे लगता है सरकार और प्रशासन अपने तौर पर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैंने देखा है किस तरह से मैं खुद जब जाती हूँ तो किस तरह से जो अगर जिला प्रशासन अपने चेक करते हैं। वंदना पोबी जी, मेरा सवाल तो सुन लीजिए मैम। कोशिश करते हैं। वंदना पोबी जी, मेरा सवाल ये है कि अगर जिला प्रशासन आपको लगता है कि बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहा है, तो रेवाड़ी में आज आपको पता है एक धार्मिक आयोजन हुआ है, भारी संख्या में लोग वहां पर जुटे हैं, वहां जमकर ठुमके लगाए गए हैं, कई महिलाओं ने वहां पर ठुमके लगाए और भारी भीड़ वहां पर जुटी है। 2000 से ज्यादा की भीड़ वहां पर जुटी है। आप बताइए कि आपने तमाम तरह की गाइडलाइंस तो बना दी हैं, आपने तमाम तरह के प्रतिबंध तो लगा दिए हैं, लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो उस पर कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है ना? या वहां पर भीड़ जो जुट रही है उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? वो जिला प्रशासन की है। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। बिल्कुल अमित, प्रशासन की जिम्मेवारी है। मैं खुद रेवाड़ी से आती हूँ, मेरे को अभी इस बारे में पता चला है और इसके बारे में क्या स्टेप लिए गए या क्या एक्शन लिया गया है उसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। मुझे अभी इसके बारे में जानकारी मिली है, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये 100% प्रशासन की जिम्मेवारी है। इस तरह की भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है। हम अपनी जान नहीं दे सकते हैं। मैं ये मानती हूँ कि मुख्यमंत्री जी का ये रुख ठीक है कि जिंदगी बची भी रहे और जिंदगी चलती भी रहे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हमने करनी है, लेकिन जान की कीमत पर नहीं। और प्रोग्राम करना, डांस कराना, ये सब मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। माना कि त्योहार का दिन था, लेकिन जान से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपको इसके विषय में जरूर जानकारी मिलेगी कि प्रशासन ने क्या स्टेप लिया है। जी बिल्कुल। महिमा जी देखिए, जो डॉक्टर सतवीर जी कह रहे हैं कि गाइडलाइंस तो बना दी जाती हैं, लेकिन उनकी पालना कितनी हो रही है, कितना उनको फॉलो किया जा रहा है, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि सरकार और प्रशासन की ओर से नियम तो बनाए जा रहे हैं, कोरोना प्रोटोकॉल भी है, लेकिन लोग उसका पालन किस तरीके से करें उसमें कहीं ना कहीं फेल्योर देखने को मिल रहा है? लगता है आपको ऐसा? अमित जी, आपकी बात का जवाब देने से पहले सर्वप्रथम अपने सहनागरिकों को हमारे नेतृत्व की तरफ से भी ये संदेश देना चाहती हूँ कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हर जगह कार्यरत हैं इस चीज के लिए कि कहीं पे भी किसी प्रकार की आवश्यकता हमारे नागरिकों को पड़े तो वो उपलब्ध हैं। और नागरिकों से ये हाथ जोड़ के निवेदन भी करना चाहती हूँ कि अपनी तरफ से हम जितनी ज्यादा सतर्कता बरतें, क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है इस सवाल का कि उन्होंने क्या तैयारी की तीसरी लहर को लेकर के। डॉक्टर सतपाल जी ने जो बातें कही अमित जी, बिल्कुल उन बातों से मैं सहमत हूँ। उन्होंने प्रशासन से जवाबदारी की जो बात की और ये कहा कि प्रशासन की जवाबदारी है, उनका दायित्व है, और यही बात हम दूसरी वेव के समय से कहते आ रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी कर दे सरकार कि उन्होंने क्या तैयारियां की हैं। श्वेत पत्र तो दूर की बात है, कोई घोषणाएं भी इसको लेकर के नहीं है कि क्या तैयारियां हैं
हमारे पास क्या नीतियां बनाई गई हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आपने सुनवाया, जिसमें हमने सुना कि उन्होंने नहीं, कहा इस बात कि का जवाब आपने मांगा उतने था। कड़े महिमा जी, मैं बीच में आपको रोक रहा हूं, उसके लिए माफी है, लेकिन सुनिए, इस बात का जवाब आपने मांगा था। कांग्रेस पार्टी की ओर से, नेहरू पार्टी की ओर से विधानसभा के अंदर इस बात का जवाब मांगा गया था और बाकायदा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सदन के अंदर खड़े होकर, मैं वहीं था, चंडीगढ़ में था उस वक्त मौजूद, मुझे अच्छे से याद है, उन्होंने बताया था कि तीसरी लहर को लेकर ओमिक्रॉन से निपटने के लिए हमारी क्या तैयारी है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है, कितने आईसीयू बेड हैं, कितने अस्पताल हमने कोविड के लिए घोषित किए हैं, कितना रिजर्वेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रहेगा, ये सब बताया गया है उसमें। तो आप अगर ये कह रही हैं कि सरकार ने किसी तरह का कोई भी इस बारे में ऐलान नहीं किया है, ना कोई जानकारी दी है, तो इसको मैं स्वीकार नहीं करूंगा। जो सच है वो सच है। ठीक है अमित जी, अगर आप गूगल करेंगे महिमा जी, अगर आप गूगल करेंगे तो ये सब मिल जाएगा आपको। उत्तर दे दीजिएगा अमित जी। जी महिमा जी, जरूर। इस बात को यदि मान भी लें हम, तो उसके बाद 2 बिंदु मैं आपके समक्ष भी रखती हूँ जो हर नागरिक के मन में इस समय पर उमड़ रहे हैं सवाल। अंबाला जिले के अंदर जो कोरोना की रफ्तार पिछले चंद दिनों में देखने को मिली है वो अद्वितीय है हमारे पूरे प्रदेश के अंदर, और इत्तेफाकन ये वो जिला है जहां से हमारे स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी, जिनका आपने अभी जिक्र किया, वो आते हैं। पहला बिंदु तो ये, और इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये आती है कि सबसे ज्यादा संक्रमित जो संख्या मिली है वो सरकारी कार्यालय के कर्मचारियों की है अमित जी। अब ये कैसा इत्तेफाक है, या इसमें जो डॉक्टर सतपाल बात कह रहे थे वो उसका जो यथार्थ है वो भी देखने को मिलता है या नहीं है, या ऐसा क्यों हो रहा है। जो उन्होंने बात कही कि मीटिंग का ऐलान करने के लिए भी और मीटिंग बुलाई जाती है, कि किस प्रकार का प्रोटोकॉल है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि 50 डॉक्टर संक्रमित हैं। अब दूसरा बहुत अहम बिंदु, जो मैंने कहा कि दूसरा बहुत अहम सवाल जो प्रदेश के सभी नागरिकों के मन में उमड़ रहा है वो ये है अमित जी कि डॉक्टर्स अपनी मांगे बहुत लंबे समय से रख रहे थे। ये बात ठीक है कि आज उनकी मांगों के ऊपर चर्चा करके सरकार ने किसी प्रकार से फिलहाल के लिए उनकी स्ट्राइक को, उनके प्रोटेस्ट को टाल दिया, लेकिन जब वो इतने लंबे समय से अपनी मांगे रख रहे थे और 1 महीने से हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स हमें चेता रहे थे कि 3rd वेव आने वाली है और बहुत ज्यादा आक्रामक, बहुत ही ज्यादा वेग वाली ये लहर होने वाली है, उसके बावजूद इतना लंबा समय सरकार ने क्यों लिया डॉक्टर्स को बुलाने के लिए और उनसे ये चर्चा करने के लिए। क्या ये जो संक्रमण इतनी तेजी से हरियाणा के अंदर फैला, खासतौर से अंबाला के अंदर, क्या इसके लिए जिम्मेदार नहीं है सरकार इस मामले में कि हेल्थ एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, जिनकी बात बहुत पहले सुन ली जानी चाहिए थी, जिनके साथ आमने सामने बैठकर चर्चा करके बहुत पहले मामले को रिजॉल्व कर लिया जाना चाहिए था, जो मांगे आज मानी गई हैं, वो मांगे 1 महीना या 2 महीना पहले मानने में हमारी सरकार को क्या समस्या थी, उसका जवाब सरकार को पूरे को देना चाहिए। और सबसे अहम बिंदु इसमें ये भी है अमित जी कि संयुक्त राष्ट्र की आज एक रिपोर्ट आई है, शायद आपके सामने भी आई होगी, आपकी रिपोर्ट का हिस्सा तो वो नहीं थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं को लेकर के एक रिपोर्ट होती है, WESP रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। 2022 की वो रिपोर्ट आज आई है, जिसके अंदर हरियाणा के डेल्टा वेरिएंट वाली लहर के अंदर हुई जो मौतें हैं उनका जिक्र, और उस समय जो आपाधापी देश के अंदर मची थी उसका पूरा जिक्र किया गया है। और उसके बावजूद ये कहा गया है कि शायद आज भी कहीं ना कहीं हम लोग और हमारा प्रशासन इस बात की गंभीरता को उतनी संजीदगी से नहीं ले रहा है जितना लेना चाहिए। और इससे पहले कि मैं वापस आपको माइक सौंपूं, मैं आखिरी 30 सेकंड लेकर के एक बात जरूर कह देना चाहती हूँ। भाजपा की प्रवक्ता ने अभी बात की लोकतंत्र की भावना की, जब वो डॉक्टर सतपाल की बात कर रही थी। भाजपा की ये संस्कृति तो किसी से छुपी नहीं है कि जो भी उनके विरुद्ध बोलता है उसके ये लोग खिलाफी होते हैं, लेकिन जहां तक बात लोकतंत्र की भावना की है तो उसको तो लगातार बार बार भाजपा की सरकार ने कुचला ही है, कुचलती ही जा रही है। और आज भी वो हमारे समक्ष है, जब हम ये देखते हैं कि हमारे मंत्री, आप ही के चैनल पर पिछले हफ्ते चर्चा थी जिसके अंदर हमने इस बात की चर्चा की थी कि मंत्रियों के चालान क्यों नहीं और आम नागरिक के चालान क्यों। तो ये तमाम सवाल नागरिकों के मन के अंदर है, कौतूहल है, इसको शांत करे। भाजपा का ये दायित्व है सरकार में बैठे होने के नाते। ठीक है, देखिए सवाल तो महिमा जी आपसे भी पूछा जाएगा, मैं लौटूंगा आपके पास, क्योंकि देखिए कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया था
कि भाई हम अब किसी भी राज्य में अपनी रैली नहीं करेंगे, हमारी जो भी रैलियां होंगी वो वर्चुअली होंगी। लेकिन उसके बाद चन्नी की रैली हुई थी, आपको याद हो तो पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रैली की थी, तो सवाल तो उसको लेकर भी पूछा जाना चाहिए आपसे। अगर आप दूसरे पर सवाल उठाएंगे तो सवाल आपसे भी पूछा जाएगा, सवाल आपके ऊपर भी उठेंगे। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर सतवीर जी, मैं अब जो आपसे एक अहम सवाल पूछने जा रहा हूं सर, वो ये है कि देखिए, पहली लहर और दूसरी लहर, जब कोरोना की पहली वेव आई थी, फर्स्ट वेव, उसके बाद सेकंड वेव, हमने देखा था कि लोगों के अंदर एक डर था, लोगों के अंदर एक पैनिक था, लोग डरते थे कोरोना के नाम से। लेकिन तीसरी लहर में वो सब देखने को नहीं मिल रहा है, लोगों में एक डर नहीं है, जो डर पहले बना हुआ था वो डर दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं आप? पहली बात तो बहुत अच्छी बात है, लोगों में डर नहीं है। किसी भी बीमारी का डर और खौफ नहीं करना, हमने समझदार सावधानी रखनी है। तो डर नहीं है, खौफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। उसका कारण, मोटा कारण ये है कि 1000 में से 999 या 990 मरीज तो ठीक हो जाते हैं और उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती, अस्पताल में जाना नहीं पड़ता, ठीक हो जाते हैं। ये अच्छी बात है कि डर नहीं है, खौफ नहीं है। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि जो 1000 में से 2 या 1 या 3 मरीज की डेथ हो जाती है, जिनको तकलीफ हो जाती है, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, उनकी सोचनी है हमें। और किसी का भी उसमें नंबर आ सकता है। ये नहीं सोचना कि ये तो सिंपल जुकाम है, हमें कुछ नहीं होगा। जिसको सिंपल जुकाम हुआ है, ठीक है। अब जैसे हम 4 आदमी बैठे हैं, सपोज हम चारों एक कमरे में बैठे होते तो सिम्टम तो बहुत कम लोगों में है। ये जो थर्ड वेव है, इसमें लोगों को, मरीज को सिम्टम बहुत कम है। एक और मरीज बोलते देखे गए, जो टेस्ट कराने जाता है पॉजिटिव निकाल देते हैं, तो वो है पॉजिटिव, उसमें कोई ऐसी बात नहीं, वो पॉजिटिव है। लेकिन ये इसके जो ओमिक्रॉन, लकीली जो है ना ओमिक्रॉन, ये माइल्ड है। हरियाणा में एक कहावत है कि जब कोई डेथ हो जाती है ना किसी घर, तो 12-13 दिन तक बैठते हैं, 13 के बाद नहीं बैठते। तो ये ओमिक्रॉन जो ग्रीक अल्फाबेट्स का 15वां शब्द है। इसके बाद ओमिक्रॉन के बाद पी है, सिग्मा है, टाउ है, एप्सिलॉन है, ची है, सी है, मोगा है, ये इसके बाद आएंगे। और जो डेल्टा है वो चौथा था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो डेल्टा के बाद बीच में जो वेरिएंट आए छोटे छोटे, उन्होंने ज्यादा तकलीफ नहीं दी। ओमिक्रॉन में की बात यह कि तेजी से फैलता है, बहुत ही फैलता है। पहले डेल्टा में ये कहते थे कि अगर 10 मिनट 15 मिनट आप बंद कमरे में किसी के साथ बैठोगे तो फैल जाएगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप 2 मिनट 1 मिनट भी किसी के साथ बैठे हो जिसको ओमिक्रॉन से इन्फेक्शन है, तो आपको बहुत तेजी से फैलता है। और जो आपने आंकड़े बताए जी, उनमें कमी इसलिए है कि लोग टेस्ट नहीं करवा रहे, ना गवर्नमेंट टेस्ट कर रही। मैं इसमें गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा, वंदना जी, फिर ये मतलब पोपली जी नहीं। डॉक्टर सतवीर जी, अगर आप लग रहा है, डॉक्टर सतवीर जी, ब्लेम नहीं, इसका कारण ये है कि हाँ, मैं यही आपसे जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं। कल मामले सामने आए थे 2,47,000 से कुछ ज्यादा, आज मामले सामने आए 2,67,000 से ज्यादा। तो टेस्टिंग हो रही है तभी तो मामले बढ़ रहे हैं, टेस्टिंग नहीं होती तो मामले तो कम दिखते हैं ना। ये है कि 3 लाख का मतलब है 6 लाख लोग पॉजिटिव हैं जी। क्योंकि जो सेकंड वेव में, फर्स्ट वेव में जितनी टेस्टिंग हो रही थी उतनी टेस्टिंग नहीं हो पा रही। इसके कई कारण है। एक कारण ये है कि 20-30% तो डॉक्टर ही बीमार पड़े हैं, और दूसरा लोगों में इतनी सीरियसनेस नहीं है, लोग टेस्ट नहीं करवाना चाहते। सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में क्या था, जो भी पेशेंट है उसको आइसोलेट किया जाता था, उसके अटेंडेंट की टेस्टिंग की जाती थी। अब हमारे पास क्योंकि केस इतने ज्यादा हैं, इतने तेजी से बढ़े हैं, लगभग 6-7 दिन में बहुत तेजी से बढ़ गए हैं। बिल्कुल सही बात। तो अब जो 2.5 लाख 3 लाख का आंकड़ा हमारा आ रहा है, हमारे से ऊपर यूके चल रहा है, अभी फ्रांस ऊपर चल रहा है, इटली भी ऊपर चल रहा है। यूके तो पीछे चला गया, फ्रांस, इटली और यूएस से बहुत आगे चल रहे हैं हमारे से। तो वहां भी कम डेथ है। तो कम डेथ होने से लोगों में खौफ कम है, बहुत अच्छी बात है। हम नहीं चाहते खौफ हो, लेकिन सावधानी ना बरतना बहुत गलत बात है। खास तौर से मास्क नहीं पहनना और दूरी नहीं रखना। लोगों को थर्ड वेव में, चाहे गवर्नमेंट ये कहे अभी सेकंड वेव है, लेकिन थर्ड वेव जब जो होती है, थर्ड वेव में ये नहीं पता होता कि अगर 100 आदमी है उनमें से कौन इन्फेक्टेड है। हमें नहीं पता उनमें कौन इन्फेक्टेड है। किसी को थोड़ी सी छींक है, किसी को थोड़ा जुकाम है, किसी को कोई भी सिम्टम नहीं है, और किसी को हो सकता है बुखार है। लेकिन वो सब, जो आदमी इन्फेक्टेड है, वो जितने आदमी उसके आस पड़ोस कमरे में है उन सबको इन्फेक्शन कर देगा। और उस आदमी को तो हो सकता है सिंपल जुकाम हो, लेकिन जिसको वो इन्फेक्शन कर देगा, हो सकता है वो इम्यूनाइज ना हो सकता है उसकी इम्यूनिटी कम हो सकता है वो डायबिटिक हो
और हो सकता है उसकी डेथ हो जाए। तो जिसने फैलाया है उसमें शायद सिम्टम बहुत कम हो, लेकिन जिसमें वायरस उसने फैला दिया है उसमें सिम्टम ज्यादा हो सकते हैं, उसमें सीवियर हो सकता है, इसलिए बचना बहुत बिल्कुल। जरूरी है। डॉक्टर सदरी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, और ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो वंदना पोपली जी मैं आपके पास आऊंगा। और सीधा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अगर लोग नहीं माने, इसी तरीके से लापरवाही की तस्वीरें आती सही रही, इसी तरीके से लापरवाही बढ़ती जाती रही और ऐसे ही मामलों में ये बड़ा उछाल देखने को मिलता रहा, तो क्या सरकार मजबूर हो जाएगी वीकेंड कर्फ्यू जैसे बड़े प्रतिबंध लगाने के लिए? और क्या लोग सरकार को मजबूर कर रहे हैं? इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप सतर्कता बरतिए, आप सावधानी बरतिए, आप जागरूक हो जाइए, आप अपनी और दूसरों की जान को खतरे में मत डालिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं।